सुंदरता जमीन पर ही आ गई है। उसके आगे लेखिका कहती हैं कि जब हम यूथ थाना के रास्ते में जाते हैं, शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में एक कतार में लगी सफ़ेद रंग की 108 मंत्र लिखी पताकाएं दिखाई देती हैं। इनके बारे में जितेंद्र ने बताया था, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है और जब किसी भी बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं और किसी अच्छे कार्य की शुरुआत के लिए ऐसी ही पताकाएं लगाई जाती हैं, पर वह रंगीन होती हैं। जितेंद्र बोलता जा रहा था और लेखिका नागेश की जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर की ओर देखते जा रही थी। उसने ऐसे दलाई लामा की तस्वीरें दुकानों पर भी लगी देखी। आगे जितेंद्र ने बताया था कि ये कवि लॉन्ग स्टॉक है, जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई है। धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं और एक कुटिया में घूमते हुए धर्म चक्र को बताया कि यह प्रेयर व्हील है और इसके घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे चलते हुए हम और ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि वहां के जो औरतें बहुत ही अच्छे ढंग से एक नेपाली उठती एक गाना गा रही है जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़े। जीव हमारी आगे बढ़ती जाती है और अब इसके आगे का मैं आपको बता रही हूँ। लेखिका बता रही है कि वह अनमने मन से उठकर चल देती है और थोड़ी देर बाद हिमालय के वही हर पल बदलते हुए अनुपम सौंदर्य को देखकर आनंद में झूम उठती है। कभी संपूर्ण सौंदर्य को तो कभी कुछ बादल में। उसने ऐसा लगा कि प्रकृति माया छाया का खेल दिखाकर सियानी बन रही है। वह देखती है कहीं पर तो बादल छाए हुए हैं, कहीं धुंध छटने लगी है और उनके बीच से पर्वत दिखाई दे रहे हैं, कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं बस्तियां हैं, कहीं वादियां हैं, कहीं घाटियां हैं और इन घाटियों में सुंदर सुंदर फूलों से सजी सब्जी स्वर्ग जैसी दिखाई दे रही हैं। इन घाटियों पे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। लेखिका प्राकृतिक की अलौकिक सुंदरता को देखकर सोचने लगती है कि एक क्षण में ही ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे घटित हो रहा है। प्राकृतिक अपने अनुपम रूप तथा सुंदरता को धारण किए प्रतिदिन लगातार बह रही है और इसमें हम चल रहे हैं तिनके के समान। मानव का अस्तित्व इसमें एक तिनके के समान है। दुनिया बिल्कुल आगे चलती जा रही है, लेकिन वह अनुभव करती है कि जीवन का आनंद आगे चलते रहने से ही है। और इससे आगे क्या बताती है, लेखिका बता रही है कि वह जब इस प्रकृति के विशाल रूप और सौंदर्य में आत्मसत होने लगती है तब उसके होठों पर प्रातः कालीनी प्रार्थना फिर से आ जाती है, साना साना हाथ जोड़े। तभी उसकी बाहरी भावनाएं वृक्ष की टहनी की तरह टूट पड़ती हैं। जो उसकी बाहरी भावनाएं जिस प्रकार वृक्ष की टहनी को तोड़ते हैं वह टूट पड़ती हैं, वह एकदम से उसकी बाहरी भावनाएं टूट पड़ती हैं। वास्तव में उसने कुछ पहाड़ी औरतों को पत्थरों पर बैठे पत्थर तोड़ते हुए देखा। वह यह देख रही थी कि कई पहाड़ी औरतें हैं जो नृत्य गाना करती हुई और बिल्कुल अच्छे अवस्था में और किसी का प्रकार का उन्हें डर नहीं है, ना उनके मन में थकान है और वह पत्थरों पर बैठी हुई पत्थर तोड़ती हैं जो शरीर के कोमल, उनके शरीर के अंग बहुत कोमल हैं और वह देखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन कठोर मेहनत कर रही हैं। पत्थर तोड़ना सड़कों में बैठकर बहुत ही मेहनत का काम होता है। यहाँ तक कि अपने छोटे बच्चों को भी पीठ पर लगी टोकरी में लटकाए हुए हैं। उनके बच्चे हैं, वहाँ की युवतियाँ पत्थर तोड़ रही हैं और अपने बच्चों को उन्होंने क्या किया है कि पीठ पर एक टोकरी लटकाई हुई है और उस टोकरी पर अपने बच्चों को बांधा हुआ है और लटकाए। ऐसी सुंदरता में भी कुछ लोग जीने के लिए कठिन परिश्रम के साथ ही अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व तथा प्रेम निभा रहे हैं। इस सुंदरता में लेखिका कह रही है, मुझे लगता है कि ये लोग बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहे हैं और कठिन परिश्रम के साथ ही अपने परिवार को चलाने के लिए भी अपना प्रेम निभा रही हैं। लेखिका को BRO जो कि सड़क के अधिकारी होते हैं, एक कर्मचारी ने बताया था, जिन रास्ते पर आप हिम शिखरों का आनंद ले रही हैं, जिन रास्ते पर आप बर्फ के बड़े बड़े शिखरों का आनंद ले रही हैं, वह इन पहाड़ी औरतों की ही देन है। ये जो रास्ते बनाए गए हैं, जो
जो ये पहाड़ी औरतें हैं उन्हीं की मेहनत की देन है। उन्होंने ही बड़ी मेहनत के साथ इन रास्तों को बनाया हुआ है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये बता रही हूँ। लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन, किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती है और रोमांचित हो जाती है और पुलकित हो जाती है। उसे आदिम युग के राजकुमारी सी नीचे बिखरी भारी भरकम पत्थरों और झरनों के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने का जैसा आभास होता है। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हो और सारी दुष्ट प्रवृत्तियां इस निर्मल धारा में बह गई हूँ। इसका एक क्वेश्चन और बता रही हूँ मैं आपको। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका ने कौन कौन से दृश्य देखे। प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद में डूबी हुई लेखिका के हृदय ने बहुत से सुंदर दृश्य देखे। सबसे पहले उसने कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं और आटे सी कोमल काया, परंतु हाथ में कुदाल और हथौड़ा। उनकी काया जो है, शरीर कहते हैं काया को, बहुत ही कोमल है, परंतु उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े हैं, क्योंकि कुदाल और हथौड़े से क्या हो जाता है, पत्थर तोड़े जाते हैं। दूर दूर तक तराई के स्कूलों में जाते हुए बच्चे, जो सिर्फ पढ़ने ही नहीं अपितु अधिकांश बच्चे शाम के समय माओं के साथ पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों का भारी गट्ठर धोते हैं और पहाड़ों के सौंदर्य के बीच इतना परिश्रमपूर्ण जीवन जीते हैं। तीसरा, सूरज ढलने के समय कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही हैं, कुछ के सिर पर लकड़ी के भारी भरकम गट्ठर हैं। यहाँ तक मैं बता रही हूँ, इसके आगे का मैं आपको कल पढ़ाऊंगी।